हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 3 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है ताइवान के राष्ट्रपति लाई चांग ती जो है वो अमेरिकी एक राज्य हवाई के दौरे पे रहे हैं। ताइवान के राष्ट्रपति का अमेरिका का दौरा या कहीं के भी दौरा जो है कहीं न कहीं वो चीन को नाखुश करता है। लेकिन ऐसे समय में जब अभी ताइवान द्वारा हाल फिलहाल में ही जो है करीब 385 मिलियन डॉलर का जो है F-16 विमानों के लिए उपकरण खरीदा जा रहा है, उसके एक दिन बाद अमेरिका के किसी राज्य का दौरा, भले वो ट्रांजिट दौरा है, महत्वपूर्ण है, उसको पूरा समझेंगे ताइवान के मुद्दे को लेके, सुरक्षा के मुद्दे को लेके। दूसरा समाचार है कि कल जो है राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जाना था ऑयल फील्ड को लेकर। एक नया विधेयक है जो कि 1948 का ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 के जगह पे अब वही है ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। तो ये लाया जाना था पास कराने के लिए, लेकिन गतिरोध के कारण नहीं हो पाया है। लेकिन इसको समझेंगे कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है और इस बिल से क्या परिवर्तन होगा भारत में ऑयल फील्ड में, उसके कह सकते हो पेट्रोलियम के उत्खनन और विकास को लेके। ठीक है, तो इसको समझेंगे। तीसरा मुद्दा है, एक न्यूज़ रही है कि पिछले 7 सालों में मणिपुर में जो है लगभग 19,185 एकड़ जो है अफीम की अवैध जो खेती की जा रही थी उसे सरकार ने जो है बर्बाद कर दिया है। बर्बाद कर भी देना चाहिए। देखा जाए तो ये बीरेन मुख्यमंत्री जो एन बीरेन हैं मणिपुर के, जो 2017 में चुने गए थे, तब से वो अभी बने हैं, उनके द्वारा 2018 से ही अवैध अफीम की खेती को लेकर जो है अभियान चलाया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है, मणिपुर सरकार का भी मानना है कि सरकार के द्वारा जो अवैध अफीम की खेती पर जो कार्रवाई की जा रही है वो कहीं न कहीं मणिपुर के नृजाति संघर्ष से भी जुड़ा हुआ है। तो हम इस मुद्दे को समझेंगे। इससे जुड़े हुए प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, पीडीएफ भी वेबसाइट पे रहेंगे, जहां से आप जाके प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं और पीडीएफ तो आप वहां से ले ही लेंगे। आइए पहले देखते हैं, ये हैं ताइवान के नए राष्ट्रपति। हालांकि इनका चुनाव जो है इसी साल हुआ है, इसी साल या पिछले साल जो है इनका जो है लाई चिंगते, और ये ताइवान के उसी पार्टी से हैं जो कहीं न कहीं चीन से अलग स्वतंत्रता की बात करता है और चीन के विरुद्ध एक कड़ा रुख अपनाता है। चीन, इनकी पार्टी यानी इनके जो पूर्ववर्ती राष्ट्रपति थी इनसे बड़ा ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो है उसको लगता है कि ये चीन के साथ जो उसकी वन चाइना पॉलिसी है उसके खिलाफ बिल्कुल अलगाववादी इसकी अप्रोच है। और ऐसे में किसी भी देश के साथ ये बात करते हैं, किसी भी देश की यात्रा करते हैं, तो चीन जो है नाखुश हो जाता है। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए ताइवान को तो सिर्फ 10-12 देश, छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं वो पैसिफिक सागर के, उनको छोड़कर बाकी दुनिया के देशों द्वारा जो है उसको एक अलग देश की मान्यता नहीं मिली है। शुरू में अमेरिका दिया था, लेकिन जब उसने चाइना मेनलैंड या जो वर्तमान में जिसे हम चीन मानते हैं उससे जब संबंध बनाया तो संबंध हट गया था। हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि चीन ने ताइवान को अपने वन चाइना पॉलिसी के तहत मिलाने को लेकर एग्रेसिव अप्रोच करके की ताकत के बल पर मिलाने को लेकर पहल शुरू की है। और उसके जवाब में चूंकि अमेरिका का ताइवान के साथ सुरक्षा का भी एग्रीमेंट है, उसको लेकर अमेरिका जो है पहल कर रहा है। और भी हाल फिलहाल में ताइवान ने अमेरिका से कुछ 385 मिलियन डॉलर के कुछ रक्षा उपकरण मंगाए हैं। ठीक है, कुछ अपुष्ट समाचार ये भी है, द हिंदू में और जगह भी था, कि अमेरिका ताइवान में कुछ टेम्पोररी तैयारी भी कर रहा है कि अगर भविष्य में चीन का जो है आक्रमण होता है ताइवान के विरुद्ध तो उसको जवाब दे दिया जाएगा। और उसी संदर्भ में जो है लगभग उसी बीच में ताइवान के राष्ट्रपति का जो है चीन जो है अमेरिका के एक राज्य है हवाई, उस पर जो है एक दौरा होता है, वहाँ पे 2 दिन का दौरा होता है और उसे वो ट्रांजिट कहा जाता है। अभी हम समझाएंगे क्यों ट्रांजिट कहा जाता है, जिसकी जो है चीन ने आलोचना की है। तो इस पूरे मुद्दे को हम गहराई से समझते हैं, कहाँ तक इसकी जड़ें जड़ी हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है आदि। तो देखिए चर्चा में क्यों है, ताइवान के
नवनियुक्त राष्ट्रपति जो है, नवनियुक्त राष्ट्रपति लाई चिंगते इस साल की शुरुआत में सत्ता संभाले थे, शुरुआत में ही थी, और वो पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पे 30 नवंबर को हवाई पहुंचे थे। हवाई एक द्वीपी है और वो अमेरिका का क्षेत्राधिकार है। देखिए, ये यात्रा तो जो उनकी ऑफिशियल विजिट है, वहाँ पे एक संगठन था, उसका कह सकते हो कि थिंक टैंक है, उसी में ये शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस यात्रा को ट्रांजिट कहा जाता है, पारगमन कहा जाता है। ट्रांजिट क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हो, बीच में वहाँ पे रुके रहे, थोड़े देर के लिए आपने वो रुका है। देखिए, शुरू में अमेरिका जो है ताइवान को महत्व देता रहा शीत युद्ध के दौर में। इसके बाद क्या हुआ कि जब 78 के बाद से अमेरिका ने चीन के साथ संबंध बनाना शुरू किया, क्योंकि चीन यानी मेनलैंड चाइना की जो है उस समय आर्थिक ताकत मजबूत हो रही थी। तो उस दौरान चीन ने अपने लिए ऑफिशियल कह दिया था कि किसी को अगर हमसे डिप्लोमेटिक रिश्ता बनाना है तो उसे ताइवान को नहीं मानना, उसको वन चाइना पॉलिसी को महत्व देना पड़ेगा और ताइवान से दूरी बनाना पड़ेगा। तो अमेरिका ने ताइवान को तो जो महत्व दिया था वो हटा दिया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से वन चाइना पॉलिसी को वो आत्मसात नहीं करता है। तो उसके बाद उसने दूरी बना ली। उस यात्रा के बाद जब भी किसी ताइवान के किसी राष्ट्रपति की यात्रा अमेरिका में होती है तो उसे ट्रांजिट बता दिया जाता है कि वो यात्रा के दौरान कहीं और जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे ऑफिशियल विजिट नहीं है, क्योंकि अमेरिका और चीन को नाराज नहीं करना चाहता है या नया तनाव नहीं उत्पन्न करने देना चाहता है। तो ऐसे में इसे भी कहा गया है कि ये ट्रांजिट यात्रा है। और लेकिन इसको लेकर जो है चीन ने अपनी जो है आपत्ति दर्ज की है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका द्वारा ताइवान को $385 मिलियन के F-50 जेट रडार स्पेयर पार्ट ये बिक्री किया गया है, और इसीलिए चीन ने अपना जो है विरोध भी दर्ज कराया है। देखिए, चीन और ताइवान के संबंधों को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये चीन और ताइवान का जो संबंध है ये 1949 की जो चीन में क्रांति हुई थी, जहाँ पे एक साम्यवादी क्रांति हुई थी और साम्यवादी सत्ता आई थी, जिसका नाम रखा गया था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। ये PRC जब सत्ता में आई थी तो उसमें उस समय की जो चीन में सत्ता थी उनको उसने जो है माओ के नेतृत्व में खदेड़ दिया था, और वो पूरी सरकार वहाँ से निर्वासित होकर एक द्वीप जिसे हम ताइवान कहते हैं वहाँ पे चली गई थी, और उसने अपने को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा। जो ताइवान है वो अपने को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, और जो मेनलैंड चाइना है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यहाँ पे माओवादी व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था है, वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और सत्ता के बाद जैसे ज़्यादातर जो अमेरिका नेतृत्व वाले देश थे उसने ताइवान को मान्यता दे रखी थी, और उसने खुद को अपने को जो है कहता है कि हम एक्चुअल चीन के हैं, और चीन जो मेनलैंड है वो कहता है कि हम एक्चुअल हैं। और ये उन लोगों का जैसे एक दूसरे को लेकर ये चलता रहा है, 1949 से चल रहा है, आज भी चल रहा है। और इधर जो है चीन अपने वन चाइना पॉलिसी के तहत एग्रेशन दिखाकर, जैसा उसने तिब्बत के लिए दिखाया, उसी तरह के एग्रेशन के जरिए जो है वो ताइवान को भी अपने में मिला लेना चाहता है। लेकिन जहाँ तक कि अमेरिकी सहयोग रहा है, सब कुछ रहा है, ताइवान ने अपने आप को एक टेक्नोलॉजिकल काफ़ी उन्नति कर लिया है, आर्थिक दृष्टि से भी तैयार है, सैन्य दृष्टि से भी तैयार है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में तो उसकी दुनिया की जो बादशाहती है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ताइवान अभी तक बचा हुआ है, लेकिन यह पैसिफिक में ताइवान जो मुद्दा आज नहीं तो कल लोगों को लगता है कि वो अमेरिका और चीन के बीच टकराव का कारण बन सकता है। इसके पीछे अगर हम देखें तो देखिए, शीत युद्ध तक जो है, शीत युद्ध के प्रभाव में अमेरिका ने ताइवान का समर्थन किया था और आधिकारिक तौर पर उसे मान्यता दी थी। लेकिन जब 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया, उसके पहले 1978 में आर्थिक उदारीकरण के बाद जब चीन की आर्थिक ताकत बढ़ने लगी थी, और कहीं ना कहीं आज जिस हम चीन को विकसित देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार और अमेरिकी कंपनियों का ही योगदान है, तो उसमें उसको लगा कि मेनलैंड चीन के साथ संबंध रखना ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में
चूंकि मेनलैंड चाइना ने एक पॉलिसी कर दी थी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चीन जिसे कहते हैं, उसने एक पॉलिसी कर दी थी कि कोई भी देश जो हमारे साथ संबंध रखना है उसे अनिवार्य रूप से वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करना पड़ेगा और ताइवान से दूरी बनाना पड़ेगा। और इसलिए जब अमेरिका ने चीन के साथ अपने संबंध बनाए तो ताइवान के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर लिया। वर्तमान में केवल 12 राष्ट्र हैं जो ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानते हैं और बाकी के राष्ट्र जैसे भारत, अमेरिका, जापान मेनलैंड चीन को मानते हैं और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से ताइवान के साथ भी संबंध बनाते हैं। अमेरिका ने भी, अब औपचारिक रूप से नहीं लेकिन कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन एक उन्होंने संस्था बनाई थी, उस संस्था के जरिए भी ये अपने साथ स्थिति कर रहे हैं। अब अगर हम देखें कि अमेरिका और ताइवान संबंधों के लिए अंतर्निहित स्थितियां, तो देखिए 72, 78 और 82 में चीन सरकार के साथ संपन्न 3 संबंधों के द्वारा जो है अमेरिका ने कहीं न कहीं मेनलैंड चीन या जो वर्तमान में जिसे हम चीन मानते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको उसने मान्यता दे दी कि असली चीन वही है। लेकिन उसने ये भी कहा कि वह इसका कि केवल वन चाइना पॉलिसी है, इसका समर्थन करने के लिए भी अमेरिका ने कहा कि वो ऐसा तैयार नहीं है और उसने ताइवान के लोगों के साथ सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और अन्य औपचारिक संबंध अमेरिका ने बनाए रखे हैं। और भले डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है लेकिन एक संस्था है गैर लाभकारी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान, उसके माध्यम से अमेरिका ताइवान के साथ अपने संबंधों को रखता है। इसी तरह से यात्रा के मेल लेकर भी है। जब डिप्लोमेटिक संबंध था तो यात्राएं होती थी, जब डिप्लोमेटिक संबंध हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद 94 में एक अमेरिकी राष्ट्रीय जो है यात्रा थी, हुआ था। उस दौरान जो है दिक्कत आई थी तो उस यात्रा को पारगमन या ट्रांजिट यात्रा के रूप में कहा जाता है। वर्तमान यात्रा की आलोचना देखा जाए तो जो राष्ट्रपति लाई चिंग-तिंग हैं, ये उसी पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो है ताइवान की, जो 2016 से सत्ता में है। इसके पहले ये चूंकि कम्युनिस्ट सरकार के साथ ये ऐसे अलगाववादी, कम्युनिस्ट सरकार इसे अलगाववादी कहती है और वहाँ पे चुनाव के लिए उसने बड़े पैमाने पर जो है प्रयोग किया था। बहुत ज़्यादा वो चाहता था कि उसने डमी उम्मीदवार भी उतारा था और लेकिन जो है ये पुनः जो है ये जीत गई, उसी पार्टी के ये ताइंगले जीत गए। और जो इसके पहले की राष्ट्रपति महिला थी उनसे ज़्यादा ये कट्टर अलगाववादी है चीन से। तो ऐसे में देखिए जब वो उस समय इसके पहले पूर्ववर्ती थी, वो यात्रा कर रही थी, हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से हवाई अड्डे पे मिली, हवाई द्वीप में मिली थी, तो चीन ने इनके खिलाफ जो है ताइवान के खिलाफ एक पूरा जो है घेराबंदी भी कर दिया है। तो ये मुलाकात हुई है, तो ये मान लीजिए कि जल्दी ही ताइवान को लेकर ताइवान स्ट्रेट में या ताइवान के आसपास चीन को युद्धाभास करे या कुछ आदि कर सकता है। अब एक प्रश्न मुद्दा है कि ताइवान अमेरिका का रक्षा संबंध। देखिए जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया था, जो इस समय प्रेसिडेंट इलेक्टेड हैं, उनसे जब पूछा गया था ताइवान को लेकर, तो वो कह रहे हैं कि ताइवान को अपनी सुरक्षा का खर्चा उठाना चाहिए। ताइवान अमीर देश है, उसे हम उसको सुरक्षा दे रहे हैं तो वो उसका खर्चा उठाना चाहिए और ताइवान करता भी है। अभी हाल फिलहाल में उसने काफ़ी अरबों डॉलर के हथियार जो है अमेरिका से खरीदे हैं। ऐसे में ट्रंप से जब ये पूछा गया कि क्या जब चाइना उस पर हमला करता है तो क्या उसे बचाएगा, तो ट्रंप ने तो कुछ नहीं बचाया। लेकिन देखा जाए तो अमेरिका और ताइवान का जो संबंध है वो ताइवान संबंध अधिनियम के तहत भी जो है वो संरक्षित है, जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका वचनबद्ध है कि वो ताइवान की रक्षा करेगा। ठीक है, हालांकि बहुत खुल के इसमें बातें नहीं है, अस्पष्ट स्थिति या एम्बिग्यूटी पॉलिसी के तहत जो है अमेरिका खुल के कुछ बात नहीं कहता है, जबकि जो बाइडेन ने 3-4 बार कह दिया कि हम उस पर बचाने के लिए बिल्कुल ही जाएंगे। लेकिन पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं एम्बिग्यूट रखा गया है कि खुल के तनाव भी न लिया जाए और ये बात डर बना रहे कि हाँ भी आएगी। और कहीं ना कहीं अमेरिका जो अभी कुछ कर रहा है वो स्थिति दिख भी रही है कि उसे ये भास है कि कहीं ना कहीं ताइवान को लेकर चीन हमला कर सकता है, चीन एग्रेशन कर सकता है और उसके लिए अमेरिका अपनी तैयारी को भी किया है। हालांकि कानूनन रूप से वो बाध्यकारी बहुत नहीं है क्योंकि दो देशों के बीच तो समझौता है नहीं, लेकिन फिर भी अमेरिका तैयारी कर रहा है, वो इस मैप के जरिए आपको दिखाई दे देगा। देखिए अगर ये पूरा पैसिफिक ओशियन में देखेंगे तो ये जो स्टार बने हैं यहाँ पे अमेरिकी सैन्य बेस है। देखिए यहाँ पे है, फिलीपींस में है, मलेशिया में है, और यहाँ पे फिलीपींस के 2 जगहों पे है। इधर जापान जो इसके ताइवान के सबसे सटा जो है फर्स्ट आइलैंड चेन कहा जाता है जापान का, इस चाइना सी में, यहाँ पे भी अमेरिकी सैन्य बेस है। जापान में है, साउथ कोरिया में है। जापान में तो लगभग 53,000 अमेरिकी सैनिक हैं।
साउथ कोरिया में 24,000 अमेरिकी सैनिक है। यानी लगभग इस एरिया में देखिए, इसको जो फर्स्ट चेन आइलैंड चेन बोला जाता है, यहीं पे आसपास अमेरिका के करीब 75,000 से 80,000 सैन्य बल हैं। और हाल फिलहाल में ताइवान पे भी अमेरिका ने कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे भी टेम्प्रोरी बेस और मिसाइल सिस्टम, तो परमानेंट मिसाइल सिस्टम यहाँ पे लगाने जा रहा है। इसके साथ साथ जो ये गुआम है, ये अमेरिका का अपना टेरिटरी है, यहाँ पे भी अमेरिकी फोर्स तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है कि ताइवान के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है। अब उसमें क्या करेगा क्या नहीं करेगा, प्रेसिडेंट जो बिडेन तो अभी तक तैयारी कह रहे हैं कि वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति क्या करेंगे इसको लेकर अभी स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरह से तैयारी चल रही है, जिस तरह से इसकी हितों की बात है, क्योंकि साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस जो इसके चीन के आसपास के देश हैं, इनकी भी मदद बहुत कुछ महत्व करेगी कि कितना मदद करते हैं। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो अगर यह चाइना ताइवान को ले लेता है तो एक बार होता ना कि शेर के मुंह खून लग जाएगा, तो फिर वो और ज्यादा एग्रेशन इनको दिखाने लगेगा। और इन देशों के साथ जहां पे आप मेजर सैन्य बेस देख रहे हैं, चाहे साउथ कोरिया है, चाहे जापान है, चाहे फिलीपींस है, चाहे मलेशिया है, इनके साथ अमेरिका सुरक्षा की संधि में बंधा हुआ है। ठीक है, इसके साथ भी है, लेकिन चूंकि ये देश है नहीं तो अब उस तरह से नहीं है, लेकिन बंधा हुआ है। ऐसे में निकट भविष्य में क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित ही ताइवान के वर्तमान राष्ट्रपति का अमेरिकी किसी टेरिटरी में यात्रा, ऑफिशियल विजिट, जिसे भले ही कोई नाम देके ट्रांजिट कहो या क्या करो, लेकिन है तो ऑफिशियल विजिट ही, वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के तनाव को बढ़ा सकता है। हालांकि अमेरिका इस यात्रा को बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं देना चाहता है, इसलिए कोई बहुत ऑफिशियल लेवल के या बड़े लेवल के अधिकारी उनसे मिलने नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीन ने इसकी आलोचना की है। और बाकी जो होगा वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई है, आप इसको पीडीएफ में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आइए जो अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है कि नए ऑयल फील्ड क्षेत्र में को लेकर जो है एक विधेयक जो है सरकार द्वारा लाया गया है। यानी नए तेल क्षेत्र विधेयक का भारत में पेट्रोलियम जो है उद्योग पर प्रभाव। देखिए, भारत में पेट्रोलियम के ऑयल फील्ड या पेट्रोलियम उत्खनन को लेकर जो ऑयल फील्ड है या तेल क्षेत्र है, उसको लेकर एक विधेयक 1948 का ही बना हुआ है। ऑयल क्षेत्र या तेल क्षेत्र विनियमन विकास अधिनियम 1948, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948। इसी को संशोधित करके अगस्त में राज्यसभा में एक संशोधित विधेयक पेश किया गया है, ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, यानी कि तेल क्षेत्र विनियमन विकास संशोधन अधिनियम 2024, जो कि पहले चले आ रहे तेल क्षेत्र के जो अधिनियम है उसमें कुछ संशोधन करेगा। संशोधन ये करेगा कि पहले के जो ऑयल फील्ड है उसमें सिर्फ पेट्रोलियम और गैस को जो है ऑयल फील्ड के रूप में या ऑयल और गैस के रूप में कहा गया है। अब उसमें उसके दायरे को विस्तारित करने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि हमारे ऑफशोर में या जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है समुद्र के तट में, अन्य भी पेट्रोलियम जैसे सेल गैस है या और भी क्लथरेड है, इस तरह की चीज़ें हैं जिनको इस परिभाषा को व्यापक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ निजी क्षेत्र को इसमें लाया जा सके, ऐसे में उत्खनन और विकास दोनों को इसमें शामिल किया जा रहा है। और भी रेगुलेशन को डीरेगुलेशन एक तरह से करके सरकार को कुछ पावर दिया जा रहा है। कई सारे ऐसे जो आप कह सकते हो कि पहले अपराध की श्रेणी में थी, उल्लंघन जो है उसको जो है अब सिर्फ जुर्माने की श्रेणी में रख के कुल मिला के कोशिश की जा रही है कि निजी क्षेत्र को पेट्रोलियम उद्योग और उत्खनन क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके। क्यों ऐसे करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अभी भारत लगभग 85% अपने पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जो है आयात पर निर्भर है, जबकि हमारा जो है अगर देखा जाए कि उत्खनन तो 13 अरब जो है टन के बराबर जो है हमारे पास अभी भी पेट्रोलियम रिजर्व है, जिसका हम उत्खनन कर सकते हैं। और उसी क्षेत्र के लिए जो है पहल ये सारा एक्ट लाया गया है। आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए,
तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024, ये राज्यसभा में 2 दिसंबर 2024 को इसे पारित करने के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन विधायी कार्य बंद हो गया राज्यसभा में। कहते हैं ना कि विवादों और समस्याओं के कारण जो है जो डेडलॉक चल रहा है उस मुद्दे को लेकर ये स्थगित हो गया है, और यह तो मानसून सत्र में यानी अगस्त माह में ही ये राज्यसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य पेट्रोलियम तेल और गैस उत्पादकों के लिए नीति स्थिरता यानी पॉलिसी स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है, और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भी अनुमति देना है कि कहीं कोई विवाद हो तो इंटरनेशनल जो है मीडिएशन भी आ सके, ताकि वैश्विक स्तर की कंपनियां भी निजी क्षेत्र की हमारे यहाँ पे ऑयल उत्खनन के क्षेत्र में आ सकें। ठीक है, तेल, इसका जो मेन उद्देश्य है तेल आयात की निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने की आवश्यकता। देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIA एक संस्था है, निजी क्षेत्र की, रिसर्च करती रहती है आर्थिक पहलुओं को लेके। इसकी बेरोजगारी के आंकड़े काफ़ी चर्चा में होता रहता है, तो उसने ये कहा कि हम पिछली 3 तिमाहियों में 4,12,178 करोड़ का, 4,29,497 करोड़ का या 3,13,000 इतना करोड़ का हमने पेट्रोलियम आयात किया है, और यह देश के तिमाही पेट्रोलियम निर्यात का कम से कम 3 गुना है। यानी जितना हम आयात करते हैं उससे 3 गुना जो है, जितना हम निर्यात करते हैं उसका 3 गुना हम आयात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक बड़ा स्कोप है कि हम अपने तेल आयात निर्भरता को कम कर लें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेट्रोलियम के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि तेजी से जो ऊर्जा वृद्धि है, बढ़ती ऊर्जा मांग की वृद्धि है, उसको पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि सरकार ने इसके लिए प्रयास नहीं किया है, सरकार इसके लिए बहुत सारे पहल की है, जैसे हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति है, हेल्प ली से लाया था, खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति DSF नीति थी, गैस मूल्य पुनर्निर्माण सुधार था, अल्ट्रा गहरे पानी और उच्च दबाव उच्च तापमानीय क्षेत्रों में कम रॉयल्टी दर आदि जैसे चीज़ें की गई थी, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। तो ऐसे में हम समझते हैं कि इसमें क्या संशोधन का प्रस्ताव है और वो कैसे भारत के लिए जो है उपयोगी हो सकता है। तो देखिए, देश में खनिज तेलों की परिभाषा और इसके पट्टे के विस्तार की योजना है इस अधिनियम के तहत। देखिए, वर्तमान में जो हमारा पेट्रोलियम उद्योग है भारत में, यानी जो अन्वेषण और खनन कार्य करने से जुड़ा हुआ है, उसको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले है पर्यावरण और वन मंजूरी प्राप्त करने में देरी हो रही है, भूमि अधिग्रहण में जटिलताएं हैं, परिचालन और सुरक्षा अनुपालन के लिए व्यापक मानकों की कमी, प्रक्रिया और दिशा निर्देशों की जो है अनुपस्थिति है। और देखिए, किसी भी बिजनेस में या किसी भी क्षेत्र में जहां पे कुछ स्टेब्लिश और सेट पैटर्न नहीं रहेंगे कि आपके खेल के नियम क्या हैं। सबसे जरूरी, किसी भी खेल में अगर आप भागीदार हो रहे हो और उसमें खेल के नियम कभी भी बदलते जाएंगे तो आप उसमें जीत नहीं सकते हो, या कोई उसमें जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि नियम जो है उसको पता नहीं है। तो खेल के नियम, मानदंड, और वो भी जितना वैश्विक स्तर पे या यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्टेड होगा, उतना ही वहाँ पे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि हम अपना जो हमारा हाइड्रोकार्बन का क्षेत्र है, जो हमारा रिजर्व है, काफ़ी है। अभी देखिए 13 अरब टन तेल के बराबर है, इतना बड़ा हमारे पास रिजर्व है, और जिस तरह से दुनिया जा रही है 10-20 साल में, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरा इस्तेमाल कर सकें तो उतना बेहतर है। तो इसके लिए हमें उत्खनन और विकास के लिए निजी क्षेत्र को चाहिए, और निजी क्षेत्र के लाने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो चलो ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप उनको ढील दे दो, बशर्ते ये है कि वो नियम कानून ऐसे रहें जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं। कहीं और भी जो मानक है उसके अनुरूप है, तभी वो आप यहाँ पे उसको निजी क्षेत्र को आकर्षित कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में ये जो 13 अरब टन का तेल बराबर है, इसी को हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैप कर सके। और इसमें विधेयक 2 मुद्दों पर ध्यान देता है। एक, पेट्रोलियम और खनन गतिविधियों को अलग अलग करना, और खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करना। मिनरल्स ऑयल की जो परिभाषा थी, अभी उसमें पेट्रोलियम और गैस थी, तो इसको 2 काम इसमें करना है। तो देखिए, तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 1948, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इन्हीं 2 थे जिन्हें खनिज तेलों के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसका विस्तार किया जा रहा है। इसमें कोल बेड मीथेन, यानी कोयले से जो मीथेन तैयार किया जाता है, ऑयल सेल, सेल में जो ऑयल मिलता है, सेल में जो गैसें मिलती हैं,
टाइट गैस जो मिलता है, या टाइट आयल गैस हाइड्रेट, यानी जो ऐसी मीथेन जो कि बर्फ में समुद्र के बहुत नीचे गहराई में पड़ी है, इन सबको भी इसमें शामिल कर लेगा। बस इसमें कोयला, लिग्नाइट और हीलियम को इससे बाहर कर दिया गया है। बाकी सारी चीजों को प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैस में मतलब ऑयल फील्ड में या ऑयल एंड गैस में शामिल कर लिया गया है। इससे क्या होगा कि इसमें एक जो नीतिगत भ्रम था वो दूर होगा और पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन संसाधनों की कुशल खोज, विकास और उत्पादन को यह सक्षम बनाएगी। इस विधेयक से पहले इस्तेमाल किए जा रहे खनन पट्टे में बदलाव करके पेट्रोलियम पट्टे की शुरुआत की जाएगी। इसमें क्या होगा कि खनिज कंपनियों को तेलों की खोज करना, डेवलपमेंट करना, उत्पादन व्यापार योग्य बनाने और निपटाना करने की अनुमति होगी। यानी खनिज संसाधन भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ इसके लिए यह विधेयक केंद्र की विनियामक शक्तियों का विस्तार करेगी। केंद्र की जो रेगुलेटरी पावर है उसको यह विस्तारित करने की काम करेगी। देखिए, केंद्र सरकार को इस विधेयक के तहत खनिज तेलों के, अब खनिज तेल में सिर्फ पेट्रोलियम और गैस नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे कोल ब्लेड, मीथेन, सेल गैस, सेल आयल, क्लैथरेट, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। इन सबके पट्टे देने, उत्पादन, भंडारण और संरक्षण के अनुदान के लिए नियम बनाने, शर्तें बनाने, समय अवधि को विनियमित करने और खनिज तेलों के लिए रॉयल्टी, शुल्क और कर एकत्र करने का अधिकार जो है दिया गया है। साथ ही साथ यह विधेयक केंद्र की शक्तियों का विस्तार करता है, जिनमें उत्सर्जन को कम करने, तेल उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयों को साझा करने, पट्टे के विलय और पट्टों पर विवादों को हल करने के लिए पट्टेदारों के लिए नियमन शामिल करने का अधिकार है। यानी जो अभी पेट्रोलियम मंत्री कह रहे थे ना कि अंतर्राष्ट्रीय जो है न्याय निर्णयन के लिए, तो कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार इस तरह के पावर उसके पास है कि वो इस तरह की चीज़ों को जो है रेगुलेशन को ला सके। भारत और ऊर्जा क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना, यानी भारत भी कर रहा है और ऊर्जा क्षेत्र भी कर रहा है। ऐसे में यह विधेयक तेल कंपनियों से हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रौद्योगिकी करने के लिए, कोयला गैसीकरण की चीजें करने के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए तेल क्षेत्रों का उपयोग करने का भी जो है इसमें आग्रह करता है कि तेल क्षेत्र जहां खाली हो गए वहां भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। साथ ही साथ इस विधेयक में पेट्रोलियम गतिविधियों से संबंधित अपराधों जैसे कि अवैध पट्टे, रॉयल्टी का भुगतान न करने को अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अभी जो नई सरकार का मतलब जो सरकार है उसको बिजनेस इन्वायरमेंट माहौल बनाने के लिए, देखिए हमारे यहाँ एलपीजी में हमारे यहाँ जब 1991 के बाद नई औद्योगिकरण आया ना, आर्थिक नीतियाँ आई, तो कई सारे नियम कानून बदल दिए गए, लेकिन कई सारे कानून आज भी वही इंस्पेक्टर और लाइसेंस राज के लिए। बिजनेस में आपको करना है उसके लिए सजा का प्रावधान की जगह आप उसके लिए दंड का प्रावधान करेंगे, क्योंकि ज्यादातर देशों में यही व्यवस्था है और इसीलिए भारत भी अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें मामूली उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड से प्रशासनिक जुर्माने में जो है बदलाव करके कंपनियां गंभीर कानूनी परिणामों के डर से बिना अनुपालन और परिचालन सुधारों पर ध्यान दिए बिना अपना काम कर सकती हैं। इससे अधिक पूर्वानुमानित वातावरण को बढ़ावा मिलेगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और नियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, जिसका सीधा जो लाभ ये होगा कि बहुत सारी निजी क्षेत्र की संस्थाएं उसमें घरेलू और बाहरी ज्वाइंट वेंचर जो भी हो वह भारत के पेट्रोलियम उत्खनन तंत्र के क्षेत्र में आ सकती हैं, जिससे हमारा घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ सकता है। ठीक है, साथ ही इसमें कुछ निषिद्ध क्षेत्रों के लिए भी खोलने की बात की गई है। पहले देखा जाए तो हमारे जो ऐसे क्षेत्र जहां पे हम कभी मिसाइल टेस्टिंग आदि करते थे उस क्षेत्र को रोक दिया गया था, लेकिन अब उस क्षेत्र को भी खोलने की बात आ रही, क्योंकि अभी हाल ही में 1,36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की पेशकश ऐसे पट्टे के लिए की गई है, जिसमें से 38% पहले निषिद्ध क्षेत्र के रूप में जो है चिन्हित था। निषिद्ध क्षेत्र क्या है? जहां पे मिसाइल आदि परीक्षण कर रहे थे, अब उन क्षेत्रों को भी उत्खनन आदि के लिए देने की बात चल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा पिछले समय से जो पेट्रोलियम उत्खनन में सुस्त व्यवस्था रही है पिछली सरकारों की अपेक्षा, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है और ये सुधार और अन्वेषण उत्पाद को ये बढ़ा के निश्चित रूप से आयात निर्भरता में सार्थक कमी ला सकती है और घरेलू उत्पादन में निरंतर और महत्वपूर्ण वृद्धि ये इसके लिए जो है ज़रूरी होगा, ताकि हम अपने यहाँ पे जो आयात है, पेट्रोलियम आयात है, उसको कम कर सकें और बाकी जो जैसे कर सकते हैं। तीसरा जो समाचार है वह यह है कि
मणिपुर में अफीम की अवैध खेती और निर्याती संघर्ष। देखिए कल ही कल एक रिपोर्ट आई थी मणिपुर सरकार के द्वारा जो है एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो मणिपुर को लेकर है, उसके द्वारा एक डेटा के जरा यानी उसके द्वारा जो मैपिंग है उसको लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें बताया गया है कि पिछले 7 सालों में यानी 2017 के बाद यानी 18 से लेकर 24 के दौरान जो है मणिपुर में 19,185 एकड़ जो है अवैध अफीम के खेतों को तबाह किया गया है मणिपुर सरकार द्वारा अपने ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध के खिलाफ। और कहीं ना कहीं मणिपुर सरकार का मानना है कि ये जो हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे मणिपुर में जो जाति संघर्ष या निर्जाति संघर्ष हो रहा है कुकी और जोमेतियों के बीच में, इसमें कहीं ना कहीं इसके जो इस ड्रग्स के जो माफिया हैं, जो लॉर्ड्स हैं, जो ज़्यादातर म्यांमार में बैठे हुए हैं या भारत में भी हैं, उनके द्वारा ये संघर्ष को हवा दिया जा रहा है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं क्या मामला है। देखिए, हाल ही में मणिपुर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर मार्स एक्ट द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 के दौरान मणिपुर में अफीम की खेती में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.13% की कमी आई है, लेकिन अभी भी 16 में से 12 जिलों में बड़े पैमाने पर यह खेती की जा रही है और वो ज़्यादातर जिले क्या हैं, पहाड़ी राज्य हैं। जरा सा जो है मैं इसको थोड़ा सा आपको मणिपुर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ज्योग्राफी, पूरा मैप तो नहीं बताऊंगा। देखिए, ये मणिपुर ऐसे मान लो, इसी तरह का कुछ है, इसमें 5-6 ये आप मान लो कि घाटी क्षेत्र है और बाकी के पहाड़ी क्षेत्र है उसके चारों तरफ। इस घाटी क्षेत्र में इम्फाल घाटी जिसे बोला जाता है, यहाँ पे मैतेई लोग रहते हैं ज़्यादातर, और ये यहाँ पे पूरे मणिपुर की लगभग 2/3 जनसंख्या यहाँ पे रहती है, जिसमें से लगभग 90% जो है मैतेई लोग हैं जो कि हिंदू हैं और नॉन ट्राइबल हैं। इसके बाकी तरफ जो है लगभग 1/3 हिस्सा, 1/3 जनसंख्या और 2/3 से ज़्यादा क्षेत्रफल पे ट्राइबल लोग रहते हैं, जिसमें से कोकीजो और नागा ट्राइब भी रहते हैं। नागा ट्राइब की एफिलिएशन नागालैंड से ज़्यादा है और जो कुकी जो ट्राइब है वह म्यांमार की जो ट्राइब है या कुकी ट्राइब है उनके साथ एंसेस्टर हैं। सीमाएं इधर से म्यांमार है और ये सीमाएं खुली हैं, इधर से आवागमन होता रहता है और इसी आवागमन का फ़ायदा उठा के यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम की खेती की जाती है और यहाँ से कच्चा माल जो है जाता है। अफीम मतलब पोस्ता का पौधा, उसकी खेती की जाती है और कच्चा माल म्यांमार जाता है, जहाँ पे रिफाइन होता है, तैयार होता है हेरोइन के रूप में, और पुनः वो भारत में यहाँ से आके और पूरे भारत में फिर आगे जो है ये चीज़ें चलाई जाती है। ऐसा सुरक्षा एजेंसियों का, वहाँ की सरकार का ऐसा दावा है। 2018 से में ये ड्रग्स के खिलाफ युद्ध जो है वर्तमान बीरेंद्र सरकार ने शुरू किया था और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है उसने इस अफीम के खेती को या पोस्ते के जो खेत हैं उनको तबाह करना शुरू किया था। और सबसे बड़ी जो अगर सफलता देखेंगे तो 2021 से 2023 के बीच में लगभग 60% खेतों में कमी आई है। और आप देखेंगे कि 2023 ही वो साल है जब वहाँ पे हिंसक घटनाएं ज़्यादा देखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ाव तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें कई सारे और पहलू हैं। लेकिन हाँ, अफीम की खेती भी, अवैध अफीम की खेती और म्यांमार से अवैध घुसपैठ, ये दोनों मुद्दा कहीं ना कहीं वहाँ के जातीय संघर्ष का एक पहलू तो रहा ही है। देखिए, 3 मई 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी जो लोगों के बीच चल रहे निर्जातीय संघर्ष के पीछे पड़ोसी म्यांमार से नशीली दवाओं की तस्करी और पहाड़ियों पर जंगल को साफ करने पर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को कारण माना जा रहा है। इसी एक ऐसी ही रिपोर्ट में ये बताई गई थी कि पिछले 6-7 सालों में मणिपुर में 60,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया है, जो कहीं ना कहीं मणिपुर में म्यांमार से आया था। तो ये सारी चीजें हैं। निर्जातीय संघर्ष में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और 60,000 अन्य विस्थापित हुए हैं। कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा वो भी ब्रीफ बता दें। ये निर्जातीय संघर्ष देखिए हुआ क्या कि कभी कोई अपील की गई थी मणिपुर उच्च न्यायालय में मैतेई लोगों द्वारा कि उनको ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। कोई अपील नहीं, कोई कुछ नहीं, एकाएक मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे देते हैं मणिपुर सरकार को कि आप केंद्र सरकार को रिपोर्ट बना के भेजो
कि मैतेई लोगों को ट्राइबल दर्जा दिया जाए। और इसके विरुद्ध में जो कुकी लोग हो या जो खासतौर से कुकी, उन्होंने जो है विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, मैतेई लोग पहले ही डोमिनेंट हैं, उनको ट्राइबल दर्जा देने से उनके अधिकार सीमित हो जाएंगे। और फिर इसके बाद काउंटर इस तरह से आंदोलन शुरू होता है। आंदोलन क्या बल्कि हिंसक संघर्ष होता है, जिसमें से 250 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और कई सारे ऐसे विभत्स घटनाएं हुई हैं जो कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। ठीक है, तो वो दोनों पक्षों से हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुकी बहुत अच्छे हैं, दूध के दूल्हे हैं, मैती बहुत अच्छे दूध के दूल्हे हैं। दोनों पक्षों द्वारा मानवता को शर्मसार, और खासतौर से महिलाओं को तो जो भी वहाँ पे झेलना पड़ता है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या बातें कही गई है। देखिए, 29 मार्च 2022 को राज्य की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो थी, उसने ये मार्कसैक ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो है उसके रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके अफीम की खेती वाली से क्षेत्रों की ये निगरानी करना शुरू कर रही है। मणिपुर पुलिस और अन्य कानून परिवर्तन एजेंसी ने 2017 से जनवरी 2024 के बीच 12 जिलों में 19,135 एकड़ से अधिक अफीम की खेती को जो है इसने क्या किया है, बर्बाद किया। अभी भी वहां पे लगभग 11,000 एकड़ के आसपास में खेती होती है, लेकिन 19,000 एकड़ को उसने बर्बाद किया है। और ज्यादातर अभियान 2020-21 से 2022-23 में चलाए गए, जिसमें 8,957 एकड़ पर फूल वाले पौधे को नष्ट कर दिया गया। 21 में जो है ये आंकड़ा 21-22 में 28,000 से घट के जो है 11,000 आ गया, यानी तकरीबन काफ़ी कमी आई थी। और इसमें कहीं ना कहीं जो पहाड़ी जिले हैं जैसे चंदेल है, चुराचांदपुर है, कामजोंग, कांगपोंग, नोनी, सेनापति, तामेंग, लैंगतंगनो और रुखुल जो जिले हैं पहाड़ी, वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा कटौती देखी गई है। 2021 से 23 के बीच अफीम की खेती के तहत रकबे में 60.52% की कमी आई है। 22-23 से 23-24 के बीच में ये 32% की कमी, 32% से थोड़ा ज़्यादा की कमी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मणिपुर सरकार के अधिकारी का कहना है ये कहीं न कहीं जो मणिपुर सरकार है उसके खिलाफ युद्ध का ही बड़ा असर है। और रिपोर्ट कह रही है कि बड़े पैमाने पर अफीम की खेती के लिए वनों की कटाई की जाती है, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पड़ता है, मिट्टी का कटाव होता है, जैव विविधता को नुकसान होता है। साथ ही में ये बात भी कहा जा रहा है कि म्यांमार से जो अवैध प्रवासियों द्वारा की जा रही अफीम की खेती है उसके कारण निर्याती संघर्ष बढ़ रहा है। देखिए, नवंबर महीने में मणिपुर सरकार ने एक बयान जारी किया और कहा कि म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों द्वारा की जा रही अफीम की खेती की वजह से जाति संघर्ष चल रहा है। ठीक है, इस नवंबर में नहीं, पिछले नवंबर में जो है। ठीक है, और इसमें कहा गया कि कुकी बहुल जिलों कांगपोकपी, टेंगानोल, चंदेल, चुरापूद और फिरजावल में गांव में 731 गांव से बढ़ के 1624 गांव होंगे। यानी कहीं ना कहीं वहां पे अवैध लोगों की संख्या, मणिपुर सरकार का कहना है कि जो म्यांमार से आए हुए कुकी जो लोग हैं वो यहाँ पे आके नए नए गांव जो है वहाँ पे बसा रहे हैं। और 5 पहाड़ी जिलों के गांवों की संख्या में असमान 122% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें से कई वन क्षेत्रों में जहां कुकी आबादी काफी रहती है। तो जहां कुकी आबादी रहती है वहीं पे गांवों के नए गांवों की संख्या में 122% की वृद्धि देखी गई है, जो कि बिल्कुल असामान्य वृद्धि दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि राज्य में पोस्ता या अफीम के पौधों की खेती एक आकर्षण व्यवसाय है, क्योंकि इसमें गरीब आदिवासी गांवों को इस व्यापार में शामिल किया जाता है और ड्रग माफिया म्यांमार में प्रसंस्करण संयंत्रों की आपूर्ति करने के लिए इन्हें प्रेरित करते हैं कि यहाँ पे करो, और वहाँ पे म्यांमार में जो इसकी रिसाइकलिंग होती है वहाँ पे करते हैं। और मणिपुर से यहाँ से कच्चे उत्पाद झरझरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से म्यांमार में तस्करी करके लाया जाता है और फिर तैयार उत्पाद हेरोइन के रूप में उसी मार्ग से भारत में आकर वापस तस्करी के जरिए जो है आता है और पूरा चीज़ें फैलता है। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि मणिपुर सरकार कर रही कि जो भी उथल पुथल है ये म्यांमार के अवैध प्रवासियों के कारण है, जिनकी वित्तीय जीविका अवैध पोस्ते की खेती पर निर्भर करती है। और सरकार का कहना है कि जैसे उसने इस पर डंडा चलाना शुरू किया था वैसे ही इन लोगों ने मणिपुर को जलाने का काम किया है। तो जो भी हो, सरकार का है क्या है, चीज़ें तो यही दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं ये उपलब्धि दिखाई दे रही है कि मणिपुर में अवैध की खेती को रोकने का काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे जुड़े हुए प्रश्न जो है आप हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे, वहाँ से जाके ले लीजिएगा, पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगा। और कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट्स के साथ पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।